Let's begin chapter number 4 Industries, class 8th Geography. As we have learned in the previous chapter, that an economy is divided into three main sectors: primary sector, also known as the agriculture sector; second is secondary sector, which includes secondary activities like manufacturing; and the third sector that we have learned in any economy is tertiary sector or the service sector. In this chapter, we will be learning about industries, which is a part of a secondary sector, and it is a place where manufacturing actually takes place. सो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स को आप प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हो, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि ट्री के पल्प को आप पेपर में चेंज कर देते हो और फिर पेपर को नोटबुक में, तो नोटबुक की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो ये दो स्टेजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, कि ट्री पल्प को पेपर में और फिर पेपर को नोटबुक में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लें कॉटन क्लॉथ का। तो कॉटन से प्रोसेस करके आपने क्लॉथ बनाया है, तो पल्प से जो पेपर बना है और कॉटन से जो क्लॉथ बना है, हर एक स्टेज के प्रोसेसिंग के स्टेज पर उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हो रही है। तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है, जो यूटिलिटी है, वो ज़्यादा है रॉ मटेरियल से। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फाई करने की पावर, सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंडस्ट्री की। इस चैप्टर में जो आपको पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्री क्या होता है। तो इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस की जाती है। हमारे पास कोल माइनिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल किया जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री है जहाँ पे सर्विस जो हमें प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इंडस्ट्री इन शॉर्ट ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये सब चीज़ें होती हैं, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज को आप रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर और ऑनरशिप के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। अगर हम रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे देखें तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो एग्रो बेस्ड हो सकती है, मिनरल बेस्ड हो सकती है, मेराइन बेस्ड हो सकती है या फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो हैं जो कि प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं एज रॉ मटेरियल, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज़, ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो मिनरल ऑर्स होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, जैसे कि जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आपका आयरन ऑर से आयरन बनता है। ठीक है, अब ये जो आयरन है ये बाकी अदर इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि हैवी मशीनरीज बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में या रेलवे कोचेस बनाने में। नेक्स्ट टाइप इज़ मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये वो प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल जो कि हमें सी या ओशन से मिलते हैं, जैसे कि सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ये इस एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। ये इंडस्ट्रीज़ एसोसिएटेड है विद फॉरेस्ट। तो एग्जांपल हो गया पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर, बिल्डिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ द साइज दो टाइप की है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब साइज़ का मतलब यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्री का साइज़ कैसा है। इसका मतलब एक इंडस्ट्री में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और क्या उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पर एक इंडस्ट्री का साइज़ देखते हैं और उस बेस पे इंडस्ट्री उस पर क्लासीफाई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कोटाज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे प्रोडक्ट्स बाय हैंड मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, आर्टिसंस उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि बास्केट वीविंग, पॉटरी और कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल टेक्नोलॉजी कम यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी सुपीरियर होती है इन इंडस्ट्रीज़ में। सिल्क वीविंग और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं
ये आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, और प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स या हैवी मशीनरी ये आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। अब इंडस्ट्रीज़ ओनरशिप के बेसिस पर भी क्लासिफाई की जाती है। नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, नंबर 2 स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, नंबर 3 जॉइंट सेक्टर एंड द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और वही ऑपरेट करते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट ही ऑन करती है और गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो ऑन करते हैं और वो कौन ऑपरेट करते हैं, जो कि स्टेट है और इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली, यानी कि गवर्नमेंट भी और इंडिविजुअल्स भी कलेक्टिवली ऑन कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री को, तो उसे कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। फोर्थ टाइप आ जाएगा आपका कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं रॉ मटेरियल के, और जो वर्कर्स हैं या दोनों लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर का हो गया मारुति उद्योग लिमिटेड, और कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या है कि प्रोड्यूसर सप्लायर जो रॉ मटेरियल के हैं वो, या वर्कर, या दोनों अगर ऑन या ऑपरेट कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री को, तो वो फोर्थ टाइप है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल सबने सुना होगा, और सुधा डेयरी इसके कोऑपरेटिव वेंचर के एक सक्सेस स्टोरीज है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसे तो है नहीं कि हम इंडस्ट्रीज तो कहीं भी लगा सकते हैं, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि इंडस्ट्री जो है यहाँ पर लग सकती है और यहाँ पर नहीं लग सकती। पिक्चर देख सकते हो, ये कुछ वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऐसी जगह सिचुएटेड हैं जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स इजीली अवेलेबल है, या इनमें से मैक्सिमम फैक्टर्स इजीली अवेलेबल हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ बैकवर्ड एरियाज़ में कुछ फैक्टर्स हैं बट लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करें, तो गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स दे देती है कि पावर में सब्सिडी लगा दी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को घटा दिया, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर दी, जैसे कि इंडस्ट्रीज जो है वो बैकवर्ड एरियाज़ में भी लग सकें, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज़ में भी इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी टाउन्स और सिटीज़ की और विलेजेस की भी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट्स होते हैं। इनपुट हो गया रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेसिंग होती है इन रॉ मटेरियल्स की, इन इनपुट्स की, फिर जाके आउटपुट मिलता है। प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज करती है, और आउटपुट क्या हो गया, एंड प्रोडक्ट, जिससे हम इनकम जो है अर्न कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के केस में जो इनपुट है वो आपका कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो सकता है। प्रोसेस जो है वो हो गए गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग क्लोथ्स पे, और आउटपुट हो गया जो शर्ट आप पहनते हो, जो क्लोथ आप वियर करते हो, वो सब। तो ये है इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स तब इमर्ज करते हैं व्हेन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। ठीक है, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आसपास हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है एक साथ रहने का, मतलब एक जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो उस रीजन को कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड देखें तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। यू कैन जस्ट चेक आउट इन द मैप। ठीक है, अब कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स देखें, टेम्परेट एरियाज में होते हैं, मैप से देख रहे हो तो जो सी पोर्ट्स के आसपास है, स्पेशली कोल फील्ड्स के आसपास, क्योंकि वो मैंने फैक्टर्स बताए थे इंडस्ट्रियल लोकेशन सेटअप करने के लिए, तो उसके ये फैक्टर्स हैं कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर द कोल फील्ड्स। ठीक है, इंडिया में भी सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो इंडस्ट्रीज़ में कई बार एक्सीडेंट्स, डिजास्टर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फेलियर, टेक्निकल फॉल्ट और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द हजार्डस मटेरियल इन द इंडस्ट्री। ऐसा एक वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जो है हमारे इंडिया में हुआ था भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को रात के 12:30 बजे। एक टेक्निकल एक्सीडेंट था जिसके अंदर जो एक हाईली पॉइजनियस गैस है MIC और हाइड्रोजन साइनाइड और अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो हैं
ये लीक हो गए थे। एक यूनियन कार्बाइड एक इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड फैक्ट्री है बेसिकली, वहाँ से 4000 के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। 3598 एक्चुअल फिगर इसमें दे रखा है। 1989 के टाइम पे thousands who survived still suffer from one of many ailments like blindness, impaired immune system and various other diseases too. तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये इंसिडेंट हुआ था। एक इंसिडेंट चाइना में भी हुआ था 23 दिसंबर 2005 को। गैस वेल जो है वो ब्लो आउट हो गया था और 243 पीपल डाइड एंड 9000 वर इंजर्ड and 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion, and those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skins and lungs from the gas. तो देख सकते हो आप जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, कितने ज़्यादा ये हार्मफुल हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। अब रिस्क रिडक्शन मेजर्स हैं कि कैसे हम इसको मिटिगेट कर सके। जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, इस जहाँ पे लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ जो हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया से काफ़ी दूर होने चाहिए। और जो लोग फिर भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास रहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि टॉक्सिन्स, ये सब हज़ार्डस सब्सटेंसेस इंडस्ट्री में है, तो इफेक्ट्स क्या होंगे अगर एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो जाता है तो आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बेसिकली उससे बच सकते हैं। फायर वार्निंग फाइटिंग सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की इंडस्ट्रीज़ में, जो स्पेशली जो रेजिडेंशियल एरियाज़ के आसपास है, वो लिमिट कर देनी चाहिए। और पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ जो है इंडस्ट्रीज़ में, दे शुड ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड। एक फैक्ट है कि जो एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं आजकल के टाइम पे, उन्हें हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जिसके अंदर आईटी इंडस्ट्री, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और नॉलेज वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये आईटी इंडस्ट्रीज़ में आती है, जैसे एआई वगैरह हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ देखिए तो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। आयरन, स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है कि एमर्जिंग इंडस्ट्री यानी कि एक सनराइज इंडस्ट्री है। कंट्रीज जिसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो हो गई जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जनरली इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान में कंसंट्रेटेड है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज मेजर हब्स इसके सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया और इंडिया के बेंगलोर रीजन में है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले एक टर्म है स्मेल्टिंग, जो पता होना चाहिए। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो मेटल ऑर्स है उसको हीट कर रहे हो मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड और फिर उसमें से मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह जो आयरन और इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसमें भी इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ये जो है एक फीडर इंडस्ट्री है जिसके फाइनल प्रोडक्ट्स बाकी इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं। ठीक है, इनपुट जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री में जनरली रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि आयरन और कोल, लाइमस्टोन अलॉन्ग विद योर लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग आयरन इनटू द स्टील, उसमें बहुत सारे स्टेजेस लगते हैं, प्रोसेसेस लगते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले आप रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में डालो जहाँ पे स्मेल्टिंग होती है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है और जो आउटपुट आता है वो स्टील कहते हैं उसको। और स्टील जो है वो बाकी अदर इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। इस फिगर से आप देख सकते हो कि 1 टन ऑफ स्टील जो है वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, स्टील जो है एक टफ़ है, मेटल है, टफ़ सब्सटेंस है और उसको आप इजीली शेप कट या कर सकते हो और इजीली उसको वायर्स में चेंज कर सकते हो। स्टील के स्पेशल अलॉयज़ भी बन जाते हैं कि आप स्टील के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर मिक्स करके कुछ अलॉयज़ बना रहे हो। अलॉयज़ क्यों बनाते हैं? बिकॉज़ वो जो है स्टील को थोड़ी सी हार्डनेस ज़्यादा दे देते हैं, टफनेस ज़्यादा देते हैं, इवन एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए स्टील के अलॉयज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं। स्टील जो है ऑफन बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री का। ठीक है, हमारी इन्वायरमेंट में आसपास हम देखें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं वो आयरन और स्टील का यूज़ उसमें होता ही है। शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं, ट्रक्स हैं, ऑटोज़ हैं, इवन जो सेफ्टी पिन्स हैं, निडल्स जो हम यूज़ करते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टील से ही बनती हैं। ऑयल वेल्स जो है हम ड्रिल करते हैं, हम पेट्रोल यूज़ करते हैं कार में, ऑयल कहाँ से आ रहा है? ड्रिल करके। ड्रिल कैसे हो रहा है? स्टील मशीनरी की हेल्प से। स्टील पाइपलाइंस जो हैं वो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। मिनरल्स जो है उनको माइनिंग कर रहे हैं उनकी, तो वो भी स्टील इक्विपमेंट यूज़ करके हो रहा है। फार्म मशीनरीज़ जो हैं, फार्म मशीन्स हैं, वो भी स्टील से ही बनी होती हैं। लार्ज बिल्डिंग्स जो हैं उसमें भी स्टील का फ्रेमवर्क यूज़ भी होता है।
You can check out this figure 4.6 from iron ore to steel in a blast furnace. This is picture 4.7 shows a changing location of the iron and steel industry कि 1800 AD से पहले जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो वहाँ थी जहाँ पे रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल है। ठीक है, लेटर जो आइडियल लोकेशन है इंडस्ट्री की, इट वाज नियर द कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड क्लोज टू रेलवेज, यानी कि 1800 से 1950 तक। फिर 1950 के बाद से जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो लार्जर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड पे लोकेटेड है विच वर नियर द सी पोर्ट्स, बिकॉज इस टाइम तक जो स्टील वर्क है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आयरन और जो है वो इम्पोर्ट करते थे हम ओवरसीज़। इसी वजह से इंडिया में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो रखी है, बिकॉज हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल्स भी हैं, चीप लेबर है, ट्रांसपोर्ट है और मार्केट है। ऑल इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जैसे कि जो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो, ये सारे 4 स्टेट्स में सिचुएटेड है। वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर भद्रावती विजयनगर कर्नाटका में जो है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है। यहाँ पर स्टील सेंटर्स आपको मिल जाएंगे जो कि बने हैं लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर कर। 1947 से पहले सिर्फ एक ही आयरन और स्टील प्लांट था हमारी कंट्री में, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, प्राइवेटली ओन्ड ये था। इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सेवरल अदर आयरन स्टील प्लांट्स जो हैं वो देश में लगाए। टिस्को जो है वो 1907 में साक्ची में शुरू हुआ था, और साक्ची क्या है? इट इज़ एन एरिया नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुबर्णरेखा और खारखई जो कि झारखंड में है। लेटर साक्ची का नाम जमशेदपुर रीनेम कर दिया था। जोग्राफिकली जो जमशेदपुर है, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री इवन टुडे, इवन नाउ। ठीक है, साक्ची वॉज एक्चुअली चोजन एज एन एरिया टू सेट अप द स्टील प्लांट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स कि ये जो जगह है ये सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था कालीमती स्टेशन जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है उससे, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर कुछ करना है, ट्रेडिंग ईजी हो जाती है बिकॉज रेलवे लाइन पास में ही है। इवन ये आयरन ऑल, कोल, मैग्नीज डिपॉजिट्स जो हैं उसके भी नियर था, और इवन कोलकाता से भी नियर था बिकॉज कोलकाता में लार्ज मार्केट है इसका। ठीक है, टिस्को जो है उसको कोल मिलता था झारिया कोल फील्ड से, और आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज मिलता था ओडिशा और छत्तीसगढ़ से, तो ये स्टेट्स भी आसपास थी। ठीक है, और जिन रिवर से कॉन्फ्लुएंस पे ये है वो सफिशिएंट वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर देते थे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फिर बाद में जैसे लाई गवर्नमेंट, तो इसकी जो है प्रॉपर एडिक्वेट कैपिटल भी इसको मिलने लगी थी, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये जो है डेवलप हो गया था। जमशेदपुर में, जिसका नाम पहले साक्ची था, वहाँ पर टिस्को के अलावा वेरियस अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी सेटअप होने लगे धीरे धीरे, जो केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल, वायर, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे थे। आयरन और स्टील इंडस्ट्री ग्रोथ से रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, तो इकोनॉमी भी इंडिया की ग्रो हुई धीरे धीरे। ऑलमोस्ट हर एक इंडियन इंडस्ट्री का जो सेक्टर है वो आयरन स्टील इंडस्ट्री पे अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिपेंड ज़रूर करता है। जो हमारा आयरन स्टील इंडस्ट्री है उसके अंदर लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स भी हैं, कुछ मिनी स्टील मिल्स भी हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, रोलिंग मिल्स भी हैं और एंसिलियरी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। अब एक आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है यूएसए की एक, पिट्सबर्ग। ये जो स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग में है इसमें लोकेशनल एडवांटेजेस हैं, ऑब्वियसली इसीलिए इंपॉर्टेंट स्टील सिटी बनेगी बिकॉज कुछ फैक्टर्स जो हैं उसकी लोकेशन के वो सेटिस्फाई हो रहे होंगे। तो जो रॉ मटेरियल्स जैसे कि कोल वो लोकली अवेलेबल है यहाँ पर। आयरन ओर जो है वो मिनीसोटा में जो आयरन माइंस है वहाँ से इसमें आ जाता है, जो कि से पिट्सबर्ग से कहीं ना कहीं 1500 किलोमीटर्स दूर है। ठीक है, और जो ये माइंस हैं और जो पिट्सबर्ग है इसके बीच में वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स है शिपिंग के लिए, इवन वो चीप भी है। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे, जो ट्रेन है वो और को ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग एरिया तक लेके आ जाती है। अब जो द ओहियो और ये जो 3 रिवर्स हैं दे प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। ये लर्न द नेम ऑफ दीज 3 रिवर्स एंड ऑल्सो देयर इज़ अ बॉक्स कि जो नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स है वो है सुपीरियर एंड दीज 5 लेक्स हैं, और लेक सुपीरियर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 लेक्स। ठीक है, इट लाइज हाइयर अपस्ट्रीम देन अदर्स। तो पिट्सबर्ग एक एरिया है जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है यूएसए की। 3 रिवर से पानी मिल जाता है और ग्रेट लेक्स बीच में वाटर वे एग्जिस्ट करता है। ग्रेट लेक्स क्या है वो डू यू नो के बॉक्स में है, तो लर्न फॉर द 1 मार्कर्स।
जो पिट्सबर्ग एरिया है उसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं स्टील मिल्स के अलावा भी, और ये जो है स्टील को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि रेल रॉड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी या रेल्स एंड ऑल। ठीक है, दिस वाज द होल चैप्टर।